सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो यार आज थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, किसमें डाउट है, एनटीए क्या चाहता है, एनटीए क्या हर साल करता है, वो इस साल क्या करेगा, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, ठीक है। और एक बायो का क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशंस मतलब कि जिसमें कि थोड़ा डाउट है और लोग कह रहे हैं कि ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, और मैं जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सही है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन अभी आपको कोई नहीं उस तरीके से बता रहा है। तो देखो, यदि मेरा सॉल्यूशन आपको सही लगे तो मुझे तो लग रहा है कि वही आंसर आपको मिलने वाला है एनटीए की तरफ से। और यहाँ पे वही मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि क्या आपको बोनस का आंसर मतलब बोनस मार्क्स मिलता है या नहीं, क्या इस बार मिलेगा, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो थोड़े से डाउट में हैं, ठीक है। और एनटीए क्यों ये सब हरकतें करता है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कि ये एनटीए साल भर में एक पेपर नहीं सेट कर पाता। इसका जो है, इसको साल भर में एक पेपर सेट करना है जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम इसको कंडक्ट कराना है, नहीं कर पाता है। इससे अच्छे तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो साल भर में 50 पेपर कराते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उसमें तो कभी नहीं गलतियाँ होती हैं, इतनी गंदी वाली जो ये करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेरा क्या ओपिनियन है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है। तो देखो, पहले तो आपका ये वाला क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको अब तक काफ़ी डाउट क्लियर होगा, आपको अब तक पता भी होगा कि मतलब कौन सा आंसर एनटीए देने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि एनटीए क्या चाहता है और एनटीए हमको क्या सिखाना चाह रहा है फर्दर भविष्य में हम जब टेस्ट देंगे तो हमको क्या यहाँ से सीखना है। तो देखो, पहले तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये एकदम सही बात है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब यदि आप ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सारे एटम जो है स्टेबल नहीं होते हैं, रेडियो एक्टिव वाले अनस्टेबल होते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे दो एनसीईआरटी के मतलब स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। जो पहले की एनसीईआरटी थी, जो कि बहुत पहले की एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें लिखा था आपका यही स्टेटमेंट सही था। वहाँ पे लिखा था कि सारे एलिमेंट्स मतलब एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, वहाँ पे सारे लिखा था। लेकिन आपका जो नया एनसीईआरटी है जो कि आपका 2022-23 में पब्लिश जो 2022-23 के लिए आया था, पब्लिश हुआ था, उसमें आपका लिखा है एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी है, मतलब कॉन्सेप्चुअली भी ठीक है। और 2022-23 के अलावा ये जो आपका 2023-24 वाला है नया वाला, उससे भी मतलब 2023-24 के लिए जो आया है उसमें भी यही बात लिखी है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उसमें इसने इसको चेंज किया है, और इससे पहले जो एक साल पहले का एनसीईआरटी था वहाँ पे भी चेंज हो चुका था। तो अब बहुत पहले जाओगे तब आपको उस एनसीईआरटी में ये चीज़ गलत लिखी हुई थी कि ईच एलिमेंट स्टेबल होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो लगभग 2 साल से तो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि 2 साल से इसने सही कर दिया है स्टेटमेंट को। तो ये पूछेगा तो भाई ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 23-24 वाली है तो 22-23 वाली, तो दोनों में चीज़ें सही हैं, तो जो एनसीईआरटी में है वही मानी जाएगी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो आपका एनटीए आंसर ये थर्ड वाला देने वाला है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, यही आंसर देने वाला है। अब यहाँ से एनटीए हमको सिखा क्या रहा है कि देखो भाई, न्यू मतलब कि जो आपके लिए नई नई एनसीईआरटी रिलीज हो रही है आप वही पढ़ो, हम वहीं से पूछेंगे, ठीक है। और आप सिलेबस में जो चीज़ें हैं वही पढ़ो, सिलेबस के बाहर का मत पढ़ो, मतलब आप एनसीईआरटी के प्रति स्ट्रिक्ट रहो, और जो नया एनसीईआरटी हम पब्लिश कर रहे हैं वो वाली पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ से आगे चले तो हमारा बायो का एक क्वेश्चन है जो कि आपने देखा होगा, और ये शायद सेक्शन बी में था, ठीक है, ये सेक्शन बी में था, तो कई लोगों ने इसको छोड़ भी दिया होगा। लेकिन यहाँ से यदि ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया है उसका गलत हुआ है तो उसको यहाँ पे देखें। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका कि इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 100x है, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 100x है एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है कि आप बताओ थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जीपीपी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या क्या लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तो हो रहा है कि बोनस मिल जाएगा, ठीक है, एक हो रहा है कि आंसर जो है इसका ये एक्स वाला हो सकता है सेकंड, और या तो 10x हो सकता है, यानी कि ये थर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ से यदि मैं बताऊँ तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करें तो पहले तो चौथा ऑप्शन हमारा चला जाता है, क्योंकि 100x/3x यूनिट ही गड़बड़ आ रही है, ठीक है, 100/3 आ रही है जबकि हमको x के टर्म में लाना है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गया।
अब यहाँ से मैं आपको यदि थोड़ा सा समझाऊंगा, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझाती है कि जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी लॉस होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस से जो हमको मतलब कि वहाँ पे मतलब उस इकोसिस्टम में जो हमको जितना उस इकोसिस्टम का जो प्रोडक्शन है, जो पूरा प्रोडक्शन है वो उसको ग्रॉस बोल रहा है, और उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस हुआ उस इकोसिस्टम में उसको घटा दे तो हमारा नेट आता है, ठीक है, जो कि अवेलेबल बायोमास होता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, जिसमें कि हर्बीवोर, डिकम्पोजर ये सब आते हैं। तो यहाँ से मैं देखूँ, मैं अपना सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखो T1, T2, T3 ये ट्रॉफिक लेवल्स है। T1 ट्रॉफिक लेवल्स मतलब कि T1 पे प्लांट है, T2 पे हर्बीवोर्स है, T3 पे कार्निवोर्स है। अब देखो ग्रास है तो उसको ग्रास हॉपर खाएगा, उसको T3 लेवल पे बर्ड खाएगी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को एक्वेटिक सिस्टम में जूप्लैंक्टन खाएगा, और एक्वेटिक सिस्टम में T2 वालों को फिशेस खा जाएंगी, ठीक है। जंगल है, वहाँ पे ट्रीज हैं तो उसको वहाँ पे काउज खाएंगी, ठीक है। फिर उसको वुल्फ यानी कि काऊ को कौन, वुल्फ खा जाएगा। तो ये आपका क्या है, फूड चेन है, एक तरीके से सिंपल फूड चेन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है T1, T2, T3 तीन ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अब मुझे क्या समझाना है कि देखो जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अब आपको ये पता है कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होता है। तो एनपीपी जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट से ज़्यादा होता है, नेट वाला कम होता है। वैल्यू में यदि देखें तो जीपीपी हमेशा ज़्यादा होगा, एनपीपी हमेशा कम होगा। और हमको एनपीपी T1 पे दिया हुआ है 100x, ठीक है, और हमको T3 पे हमसे जीपीपी पूछा हुआ है, तो यही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जो आपका 10% फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो जीपीपी का होता है, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उस इकोसिस्टम में उसका 10% फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो आपका एनर्जी फ्लो होता है वो आपका 10% फ्लो वाला लॉ लगेगा, 10% फ्लो ऑफ एनर्जी। तो देखो एनपीपी यदि आपका 100x है और इसको यदि हम 10% लॉस से लेके जाते हैं, जाएगा जीपीपी, ठीक है, लेकिन एनपीपी को अभी हम लेके जाते हैं 10% लॉस से, तो ये 100x से कितना हो जाएगा 10x, और T3 पे कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ से मैं बताऊँ तो जैसे कि आपका एनपीपी यदि आपका 100 से घट के 10 हुआ होगा, 10 से घट के 1x हुआ होगा, तो जीपीपी जो होगा वो x से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन x होगा। तो आपका आंसर यदि यहाँ पे मैं मिलाऊँ तो x पे तो थोड़ा डाउट है, x भी हो सकता है, यदि रेस्पिरेटरी लॉस ऐसा हो जाए कि वो मैनेज कर दे चीज़ों को तो वो x भी हो सकता है, लेकिन x से ज़्यादा होने मतलब ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जीपीपी x से ज़्यादा हो, ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। तो यहाँ पे यही वाला आंसर सूटेबल बैठता है जो कि आपका 10x है, क्योंकि ये जो आपका x/10 है वो तो x से भी कम है, तो जीपीपी x से तो कम नहीं होगी, तो आपका 10x मोस्ट प्रोबेबल आंसर है जो कि एनटीए भी दे सकता है, वही देगा वो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसके बाद बायो का एक और पेपर है जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग मतलब कि नशे में पेपर बनाते हैं, ठीक है, भांग खा के पेपर बनाते हैं ये लोग, या फिर जानबूझ के ऐसे किया करते हैं ताकि हमको लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 200-200 रुपये दें अपना क्वेश्चन करेक्ट कराने के लिए। तो ये तो भाई देखो मुझे तो यही लगता है कि ये पैसा कमाने की एक टेक्निक है इनकी, कि 200-200 रुपये यदि बहुत सारे मतलब जानते हो जब क्वेश्चन डाउट में रहता है ना तो बहुत लोग उस पर क्लेम करते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन टिक किया है, आपने ये आंसर दिया है, बहुत लोग क्लेम करते हैं, तो बहुत कमाई हो जाती है उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नेशनल लेवल का एग्जाम जो है नहीं करा पा रहे हो, एक पेपर नहीं सेट कर पा रहे हो, आपसे 180 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, या फिर वहाँ बेवकूफ़ लोग तो बना नहीं रहे पेपर, ठीक है। तो आप बना लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसा करते हो जो कि पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे कि आप जो है एक पेपर नहीं सेट कर पा रहे हो। तो यही है यहाँ पे, या तो पैसे कमाने की टेक्निक है या तो आप नशे में पेपर बना रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये सही है, एकदम अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नींद में क्वेश्चन बनाते समय ये पता नहीं क्या बना दिए, ये इन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी आपका जो समझाया है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर वाला मोर परमिएबल, इनर वाला लेस परमिएबल। इसमें कुछ नोटिस करने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि आउटर वाला तो भाई यही तो होता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, आउटर वाला एकदम परमिएबल होता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में पढ़ते हो कि आउटर वाला एकदम परमिएबल होता है, सारे सब्सटेंस आ जाते हैं, फिर वहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहाँ पे आ सकते हैं, फिर वहाँ से परमिएबिलिटी डिसाइड होती है। तो ये इसमें कुछ बहुत बात नहीं थी। उसने जो एनसीईआरटी ने जो लिखा था उसने यही लिखा था कि उसने लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, जिसमें कि आउटर वाला ज़्यादा परमिएबल होता है, इनर वाला कम परमिएबल होता है। अब ये नींद में पेपर बनाते समय इन्होंने क्या समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या समझा, क्वेश्चन इन्होंने क्या फ्रेम किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में कौन ज़्यादा परमिएबल है, जो कि एकदम सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं है, एकदम गंदा क्वेश्चन है। अबाउट सेम होगा या फिर जो भी होगा, मैंने तो मतलब
इवन सॉल्युबिलिटी को डार्सी में मेजर करते हैं। मैंने सर्च भी किया कि मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी डार्सी में माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी है, इनर मेम्ब्रेन की, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, कहीं कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब ये एकदम नीट में बनाया गया क्वेश्चन है। तो देखो एनटीए आपको आंसर क्या देने वाला है, वो यही कहेगा, वो क्या करेगा ना, वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट किया है तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा। वो कहेगा कि हाँ, जो एनसीईआरटी के ही हिसाब से वो आंसर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि हाँ पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, तो ये कहेगा कि हाँ ये भी सही है। तो ये आंसर क्या दे सकता है, मोस्ट प्रोबेबली पहला वाला आंसर दे सकता है। ठीक है, कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, क्योंकि उसने तो नशे में एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको तो वही सही लग रहा है, तो वो वही देना चाहेगा आंसर, जहां तक मुझे लगता है। या फिर इतनी कंट्रोवर्सी, इतना विवाद होने के बाद ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के पे काम करे, जैसा कि हम लोग के साथ 2022 में किया था, जब वहाँ पे एक स्पर्मेटोजेनेसिस वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने तो देखो भाई एनसीईआरटी के थ्रू ही क्लिक किया था। मुझे पता था कि असलियत में क्या होता है, लेकिन 2021 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या हुआ कि वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत था, तो एनसीईआरटी का ही उसने सॉल्यूशन माना, जबकि असलियत में कुछ और सॉल्यूशन था। अब 2022 में इसने क्या किया कि जब क्वेश्चन गलत इसने दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करें, जो कि हुआ भी, तो इसने एनसीईआरटी को ही गलत मान के जो एक्चुअल आंसर है वो क्लिक कर दिया। ठीक है, इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एनसीईआरटी को ही गलत इंटरप्रेट किया है, तो अपनी गलती मानेगा नहीं। ठीक है, वो यही आंसर देगा कि हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये है एनटीए, ये है आपका पेपर और ये सारी गलतियाँ। इसके बाद अभी आगे बात होंगी आपको, मतलब जिनका भाई इसमें बॉर्डर लाइन पे है वो लोग तो एकदम चक्कर में होंगे कि यार कहीं से नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो तो अब देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे ना तो पढ़ाई हो पाती है, ना तो ढंग से मजे हो पाते हैं। तो आप बॉर्डर लाइन से यदि 10-20 नंबर, 10-15 नंबर, 10 नंबर भी पीछे हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि क्या प्रेडिक्टेड कट ऑफ होने वाली है, आप यदि उससे 10 नंबर भी पीछे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, यदि आपको ये क्लियर है कि आपको तैयारी करनी ही है। ठीक है, और यदि आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं, तो अगला वीडियो में बनाऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, मेरा क्या ओपिनियन है। ठीक है, मेरा क्या ओपिनियन है, आपके साथ ढेर सारे सर्कमस्टांसेस होंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, या फिर जो आपको खुद दुविधा में पढ़ा रहे होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो आप इस समय, मुझे पता है, काफ़ी ढेर सारे लोगों के ओपिनियन लोगे। ठीक है, अपने से जो बड़े होंगे घर में उनके भी ओपिनियन लोगे, अपने दोस्तों से समझोगे, तो मैं भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।